इंडिया में एक ऐसा फैशन ब्रांड जिसकी टीवी पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट कभी नहीं देखी, कोई भी इन्फ्लुएंसर इनको प्रमोट करने के लिए नहीं आया, फिर भी इनके मॉल में हमेशा भीड़ लगी रहती है। इनके जो प्रोडक्ट होते हैं 999 से महंगे कभी होते ही नहीं है, अभी एक पैसे की एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। हर हफ्ते इनका स्टॉक आता है और तुरंत बिक जाता है। ये है ज़ूडियो, जो कि टाटा का बहुत बड़ा ब्रांड है, जिसमें लोगों को ज़ारा के स्टाइलिश कपड़े, डीमार्ट की प्राइस, इन दोनों का बहुत अच्छा मिक्स ऑप्शन मिलता है। बाकी ब्रांड जब अलग अलग सिटीज में अपने आप को बहुत तेजी से ऑनलाइन ग्रो कर रहे थे और बहुत हाई प्राइस चार्ज कर रहे थे, अलग अलग स्टोर खोल रहे हैं, हर इंस्टाग्राम पे उनकी रील आ रही है, वहीं ये ब्रांड मिडिल क्लास यूथ लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान बन गया। यही गैप को ज़ूडियो ने एनालाइज किया, क्योंकि जो अदर ब्रांड है उनके जो कपड़े होते हैं वो स्टाइलिश तो होते हैं लेकिन बहुत महंगे होते हैं, और इंडिया में मिडिल क्लास लोग बहुत ज्यादा हैं, तो जब ज्यादा लोग होंगे उनको ज्यादा सेल करेंगे, भले मार्जिन कम आएगा लेकिन वो जायंट बन ही जाएंगे। वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो ज़ूडियो कैसे उन्होंने फोको मॉडल को एक्सपैंड बहुत तेजी से किया अपने बिजनेस में, क्या है इनकी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी, क्या है इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, और कैसे इन्होंने इतना ज्यादा कॉस्ट कटिंग किया जिसकी वजह से 7,000 करोड़ से ज्यादा का ये जायंट बन गए इंडिया में। अगर आप एंटरप्रेन्योर है या स्टूडेंट है तो ये केस स्टडी आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी समझने के लिए, जहां आप इस फोको मॉडल को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2016 में टाटा ग्रुप की जो ट्रेंड लिमिटेड कंपनी है उसमें डिस्कशन होता है क्या जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो कभी फैशन नहीं कर पाएंगे। जो अमीर लोग हैं उनके पास तो बहुत सारे प्रीमियम ब्रांड के ऑप्शन हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं है। अगर वो मार्केट में जाते हैं तो उनको बहुत चीप प्रोडक्ट मिलता है जो कि बहुत ज्यादा आउटडेटेड भी होता है। जैसे पटना, रांची, मेरठ, नागपुर जैसे कई सारे शहर के जो लोग हैं वो 2-3 हजार की टी शर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा पैसा भी नहीं है। और जो इंडिया है उसमें मिडिल क्लास लोग बहुत ही ज्यादा हैं। तभी टाटा ने डिसाइड किया कि फैशन के ऊपर सिर्फ अमीर लोगों का हक नहीं है, इंडिया में जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी बहुत अच्छे से फैशन करेंगे और वो भी बहुत कम दाम में। तभी 2016 में ज़ूडियो का पहला स्टोर भी खोला, लेकिन सिर्फ एक स्टोर से कितने लोगों की डिमांड सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि देश तो बहुत बड़ा है और जो टाटा कंपनी है वो इतने में कभी तो सेटिस्फाई होती नहीं है, जो करती है बहुत बड़ा ही करती है। तभी इन्होंने एक बहुत अच्छा मॉडल को अडॉप्ट किया जिसका नाम है फोको मॉडल। फोको नहीं, फोको, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंचाइज्ड ऑन कंपनी ऑपरेटेड। तो पहले इस मॉडल को समझते हैं। फोको मॉडल ऐसे होता है कि जो कंपनी होती है वो अपनी फ्रेंचाइजी बेचती है, लोग उसकी फ्रेंचाइजी खरीदते हैं, लेकिन उसके बाद जो सेटअप होता है पूरा स्टोर का वो मेंटेन करते हैं, जो उसका रेंट होता है उसको पे करते हैं, उसकी जो लाइटनिंग होती है उसको पे करते हैं। मतलब जो फ्रेंचाइजी है उसको ओनर ऑन कर रहा है, लेकिन जो उसके अंदर ऑपरेशन होगा, उसके अंदर जो डिसीजन होगा वो कंपनी का होगा। मतलब जिस कंपनी का फ्रेंचाइजी बाय किया है वो कंपनी उस चीज को मैनेज करेगी, उसके अंदर जो हायरिंग भी होगी वो भी कंपनी करेगी, उसके अंदर जो प्रोडक्ट का डिस्प्ले होगा वो भी कंपनी करेगी। यही होता है फोको मॉडल। जैसे ज़ूडियो, बहुत लोग ने ज़ूडियो की फ्रेंचाइजी को खरीदा, उसमें उन्होंने सेटअप किया कैसे स्टोर सेटअप होगा, उसका जो रेंट हुआ उसको पे किया, लेकिन उसके अंदर जो हायरिंग होगी, उसके अंदर कैसे प्रोडक्ट आएगा, कैसे प्रोडक्ट उसमें शो होगा, कैसे स्टॉक मेंटेन करना है, कितना ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना है, ये सब ज़ूडियो कंपनी देखेगी। जो फ्रेंचाइजी खरीदा उसका इसमें कोई डिसीजन नहीं होगा। ज़ूडियो अपना पूरा ऑपरेशन तो मैनेज ही कर रही है और उसको कोई पैसा भी नहीं लगाना पड़ रहा है। अगर इनको फ्रेंचाइजी से पैसे आ जा रहे हैं तो ये बहुत ईजी तरीका है पूरे इंडिया में एक्सपैंड करने का। लेकिन बड़ा सवाल ये आता है कि ज़ूडियो इतने सस्ते कपड़े बेच कैसे देता है? कोई टी शर्ट 250 रुपए में कैसे मिल सकती है? इतना बड़ा स्टोर है, उसका इतना बड़ा खर्चा होता है, इतना कपड़ा सस्ता कैसे? तो इसमें बात आती है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। जो वेंडर होते हैं वहां से सामान लाने तक और स्टोर में उसको बेचने तक ज़ूडियो एकदम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करता है कि एक पैसा कहीं फालतू में खर्च ना हो। ज़ूडियो जो है मैक्सिमम स्टॉक जो है उसको आउटसोर्स ही करता है, वो बहुत ज्यादा कपड़े बनाता नहीं है। जो टियर 2 टियर 3 सिटीज हो गए जहाँ बहुत ज्यादा कपड़े बनते हैं, जैसे लुधियाना हो गया, सूरत हो गया, पानीपत हो गया, यहाँ के जो वेंडर है उनसे डायरेक्ट कपड़े खरीद लेता है, डायरेक्ट खरीद लेता है, तो कोई मिडिल मैन नहीं आते, तो इसकी वजह से कॉस्ट भी बचता है। और ये बल्क में भी बहुत ज्यादा खरीदते हैं, जिसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट भी जो आता है वो भी बहुत ज्यादा कम आता है। ज़ूडियो का ऐसा नहीं है कि सारे कपड़े जो आउटसोर्स करते हैं वो बने बनाए आते हैं, ऐसा नहीं है। इनके पास एक डिजाइनिंग बहुत अच्छी टीम है जो हर वीक डिजाइन को एनालिसिस करती है और जिन लोगों से
आउटसोर्स करती है, उनको बताती है कि आप ऐसे डिजाइन के कपड़े बनाइए, फिर हम आपसे खरीदेंगे। लेकिन इनका जो डिजाइन होता है वो मॉस पॉपुलेशन के ऊपर निर्भर होता है कि मॉस पॉपुलेशन हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगी कि नहीं, अगर हम ऐसे डिजाइन के प्रोडक्ट बनवाते हैं तो। अच्छा, आप चलते हैं ज़ूडियो का जो बिजनेस मॉडल है उसको एक बार में पूरा समझते हैं। इनकी एक डिजाइनिंग टीम है जो मार्केट में एनालिसिस करती है कि आप इस डिजाइन को बनाएंगे, और वो डिजाइन भेजते हैं जिनसे इनको मटेरियल आउटसोर्स करना होता है। फिर उस शहर में जितने लोग होते हैं जिनको अपने डिजाइन देते हैं, वो माल बनाते हैं, फिर इनको देते हैं। ये बहुत ज्यादा बल्क में सामान लेके आते हैं, जिसकी वजह से जो इनका शिपमेंट कॉस्ट होता है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इनकी हम बात करें वेयर हाउसिंग की, तो वो ट्रेंड लिमिटेड के अंदर मेंटेन होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत ही ज्यादा सही है, जिसकी वजह से जो इनके गुड्स होते हैं उसका लॉस भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है और कॉस्ट भी बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज रहती है। फिर अपने वेयर हाउस से जितने भी ज़ूडियो स्टोर है वहां पर सामान पहुंचा देते हैं। ये फोको मॉडल फॉलो करते हैं, जिससे इनको बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि ये ऑपरेशन मैनेज कर रहे हैं तो इनको पता है कि इस स्टोर में कौन सा डिमांड क्रिएट हो रही है और कौन सा स्टॉक खत्म हो रहा है, तो तुरंत उसको सेटिस्फाई कर देते हैं, जिसकी वजह से जो कस्टमर होते हैं उनको भी दिक्कत नहीं उठानी पड़ती और इनका भी प्रोडक्ट बहुत तेजी से बिकता है। मार्केटिंग की बात करें तो वो कुछ भी नहीं है, इनका सबसे मेन मोटो है कि जो काम करता है मार्केट में है वो है रेफरल। अगर ये सस्ता अच्छा स्टाइलिश प्रोडक्ट मार्केट में बेचेंगे, तो अगर मैं खरीदने जा रहा हूँ इस स्टोर में तो मैं 10 लोगों को और बताऊंगा कि आपको भी यहाँ सस्ता सामान मिलेगा, जिसकी वजह से इनको रेफरल का बहुत अच्छा नॉलेज है। और कई सारे ब्रांड ऐसे होते हैं जो मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, फिर उनके जो कपड़े होते हैं उस पर वो चार्ज करते हैं। तो कोई मार्केटिंग से अपने यहाँ कस्टमर लेके आ रहा है, तो कोई रेफरल से अपने यहाँ कस्टमर लेके आ रहा है, सबका अपना अलग अलग फंडा है। बिजनेस मॉडल तो बहुत अच्छा था, लेकिन ज़ूडियो ने कैसे कंपटीशन फेस किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़ारा को हरा दिया, H&M को हरा दिया, क्योंकि इनके कोई सेगमेंट के कंपटीशन है ही नहीं। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन को फोकस किया। इनको ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ा, जिसकी वजह से वहाँ इनका पैसा बच गया। इनको वेयर हाउसिंग में पैसा बच गया, क्योंकि वो भी सेंट्रलाइज था। इनका जो वो डिलीवरी सिस्टम था वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ये डायरेक्ट अपना सामान लेके आते थे, जो भी इनके वेंडर होते थे, कोई मिडिल मैन नहीं था, वहाँ पर इनका पैसा बच गया। तो जो इनके कॉम्पिटिटर थे, इनसे ये कॉस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा विन कर गए। और इनका जो स्टोर का प्रेजेंस था वो भी ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा था। अगर प्रेजेंस का नाम ले ही लिया है तो देखते हैं एक्चुअल डेटा में कितना ज़्यादा इनका प्रेजेंस है। 770 से ज़्यादा इनके स्टोर खुल गए हैं ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें 235 से ज़्यादा सिटीज़ में अपना स्टोर खोले हैं और 244 नए स्टोर तो एक साल में खोले। सोचिए कितने तेज़ी से ये ग्रो हो रहे हैं और कितना बड़ा ये जायंट बन चुके हैं इस मार्केट में। ज़ूडियो को जो चैलेंजेस आ सकते हैं वो आ सकते हैं रिलायंस की वजह से और आदित्य बिरला की वजह से। शुरुआत में आदित्य बिरला के मार्जिन तो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कैश बर्न कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्टोर खोल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़ूडियो को इनसे दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपका बिजनेस मॉडल कितना भी ज्यादा अच्छा है, आप कितना कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, आप बहुत अच्छे से कंपटीशन फेस कर रहे हैं, ये चीजें सब कुछ खत्म हो जाती है जब बात आती है फाइनेंशियल की। क्या आप सही में रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, क्या आप सही में नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि तभी पता लगता है कि ये जो ब्रांड है क्या ये ग्रो हो रहा है क्या ये खत्म हो रहा है। जो फाइनेंशियल ट्रेंड लिमिटेड का, जो कि ज़ूडियो को ऑन करता है और टाटा ग्रुप का ये पार्ट है, इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 17,600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है, जिसमें अगर ज़ूडियो का सिर्फ पार्ट करें कि ज़ूडियो कितना इसमें कंट्रीब्यूट किया है, तो ज़ूडियो ने अकेले रेवेन्यू जनरेट किया है 8,500 करोड़ और इनका जो प्रॉफिट है वो है 1,534 करोड़। अगर इनकी रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो ट्रेंड लिमिटेड का 39% रेवेन्यू ग्रोथ है। तो इनकी फाइनेंशियल से मुझको ये लगता है कि रेवेन्यू जनरेट करते हैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बेच के। अगर ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बेचेंगे तभी इनका मार्जिन जो होगा वो कंप्लीट हो पाएगा। ये थोड़े प्रोडक्ट अगर बेचेंगे उसमें तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी, तो ये लॉस में जा सकते हैं या इनका जो प्रॉफिट आएगा वो जीरो आ सकता है। इनको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बेचना पड़ता है अपने प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए। जैसे जो ज़ारा H&M होते हैं, उनके जो कपड़े होते हैं उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। जो ज़ूडियो है इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा लो है, इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है। अब फाइनली ज़ूडियो से हम क्या लेसन ले सकते हैं? पहला लेसन ये ले सकते हैं कि आप अपने आप को एक अलग मॉडल में ढालिए तो आप तेज़ी से ग्रो हो सकते हैं, क्योंकि आपको तभी कम कैपिटल लगेगी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाने की क्षमता नहीं है तो आप जैसे फोको मॉडल को इन्होंने फॉलो किया, फ्रेंचाइजी वाले पैसे लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से इनको कैपिटल मिल जा रही है और ये एक्सपैंड हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। अगर वहीं ये खुद ज़्यादा पैसा लगाते, सारा पैसा खुद ज़ूडियो लगाता, तो इतनी तेज़ी से एक्सपैंड ना हो पाता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट
बिजनेस लेसन है। दूसरा लेसन ये है कि कोई ब्रांड अपनी एडवर्टाइजमेंट ना करके वो रेफरल से बहुत तेजी से ग्रो हो सकता है, क्योंकि जो कस्टमर होते हैं वही तो सामान खरीदेंगे। अगर कोई कस्टमर आएगा सामान खरीदेगा तो वो दूसरे को भी बताएगा, इसकी वजह से एक चेन बन जाती है, जिसकी वजह से छोटे बिजनेस तो होते हैं बहुत तेजी से ग्रो होने लगते हैं अगर उनके अंदर कोई यूनिक चीज होती है, वो अच्छे से सर्विस दे रहे हैं या अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं लोगों को। बस आपको एक यूनिक स्ट्रेटजी चाहिए कि कहाँ एक्चुअल डिमांड में क्रिएट हो रही है, और आपको ग्रो होने की क्षमता होनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आप इस दुकान से दूसरी दुकान भी खोलेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी दुकान में रह जाएंगे। अगर आपकी ऐसी सोच है और आप इस पे काम करते हैं तो आप अपना बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।